हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस वाले बच्चे आ जाइए। एसएमसीएफ का जो जून 24 का पेपर था, उसके जो न्यूमेरिकल्स एंड केस स्टडीज़ हैं वो मैं इस पेपर में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, पहला ही पेपर था। चैप्टर वाइज वेटेज मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और मैंने हाल ही में पॉकेट रिवीजन बुक जो है, जो मैं हमेशा देता हूँ, वो भी मैंने अपडेट करके दिसंबर 24 एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी दे दी है। मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अगर आपके पास अभी तक वो नोट्स पहुँचे नहीं है या आप अवेयर नहीं हो, तो आप डेफिनेटली डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो, देख सकते हो, एवेलुएट कर सकते हो। अगर आपको काम की चीज़ लगती है तो डेफिनेटली आप उससे रिविजन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो लाइक फटाफट कर लेना। चलो, तो जून 24 का जो पहला न्यू सिलेबस का पेपर है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। टिपिकली मैं केस स्टडीज और न्यूमेरिकल्स ही डिस्कस करता हूं, क्योंकि जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उसमें मैं क्या ही बताऊं। तो डायरेक्ट आंसर्स लिखने, उसमें कुछ खास बताने का या कुछ गाइड करने का कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। तो पहले मैं कॉर्पोरेट फाइनेंस से स्टार्ट करने वाला हूँ। आ जाइए। कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रॉपरली आपको सॉल्व करने हैं। 15 मार्क्स का वेटेज रहा है। 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए थे, 5 मार्क्स ईच। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा न्यूमेरिकल्स हैं। और मेरे पॉकेट बुक में सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं अलग से दिए हैं। जो मेरा पॉकेट रिवीजन बुक है वो टाइप वाइज है। सारे केस स्टडीज़ एक जगह, सारे न्यूमेरिकल्स एक जगह, डेफिनेशंस एक जगह, जो एलओडीआर का कॉम्प्लायंस चार्ट है वो एक जगह, सारे टाइप वाइज पूरा सिलेबस को मैंने बहुत मेहनत करके कैटेगराइज करके दिया गया है, ताकि आप फोकस कर पाओ चीज़ों पे, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन कर पाओ। ठीक है, तो उसमें न्यूमेरिकल्स आपको सब एक जगह मिल जाएंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। पूरा न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, आ जाओ, करें स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कमिटीज का एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा। तो अलग अलग कमिटीज में टंडन कमिटी आपने पढ़ा होगा, और टंडन कमिटी में आपने रेफरेंस पढ़ा होगा मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का, एमपीबीएफ। ठीक है, तो उस पर ये क्वेश्चन आया है, और ये प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में इस टाइप का ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, मतलब मैं कहूँगा रिपीट, सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ओल्ड सिलेबस के सारे न्यूमेरिकल्स आपको जरूर कवर करके जाने चाहिए, जो मैंने उस पॉकेट बुक में आपको ऑलरेडी दिए हुए। ठीक है, चलो, तो पूरा आपको एसेट लाइबिलिटी का डेटा दिया है, और फिर नीचे लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एमपीबीएफ अंडर 3 मेथड्स। तीनों मेथड्स से आपको निकालना है। ठीक है, 3 मेथड्स हैं, 3 फॉर्मूलेज होते हैं, उसके आपने पढ़ा होगा। तो तीनों से निकालना है टंडन कमिटी लेंडिंग नॉर्म्स के हिसाब से। एंड द कोर करंट एसेट्स आर अज्यूम टू बी 30 लाख, जो थर्ड मेथड में काम आता है वो आपको दिया रहता है। ठीक है, चलो, 5 मार्क का सिंपल क्वेश्चन है। चलिए लेट्स स्टार्ट। आ जाओ। तो सबसे पहला है मेथड 1। बोलो फॉर्मूला क्या है मेथड 1 कि बैंक कितना फाइनेंस करेगी? 75% ऑफ व्हाट? ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। मतलब पूरा जो आपका वर्किंग कैपिटल है उसका 75% मैक्सिमम बैंक आपको फाइनेंस करेगी। ठीक है, बोलो तो कितना आएगा? अब आपको इसमें जनरल नॉलेज क्या चाहिए? आपको आइटम्स कैटेगराइज करते आने चाहिए। अकाउंट्स का इतना बेसिक आपको आना चाहिए कि पूरे पीएनएल अपना एसेट लाइबिलिटीज में से आप कौन से करंट एसेट है, कौन से करंट लाइबिलिटी है, ये डिटेक्ट कर पाओ। इतना बेसिक जनरल नॉलेज यहां पे आपको लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एसेट साइड देखो, फिक्स एसेट्स हैं, तो फिक्स एसेट्स करंट एसेट नहीं होते तो वो नहीं आएंगे। रॉ मटेरियल, यस इट्स अ करंट एसेट। डब्ल्यूआईपी इट्स अ करंट एसेट। फिनिश गुड्स करंट एसेट में आता है। डेटर करंट एसेट में आता है। कैश एंड बैंक करंट एसेट में आता है। तो ये सारे करंट आइटम के जो भी हेडिंग्स हैं इनको हम जोड़ लेंगे। बोलो, तो अलग से पहले आप ऊपर वर्किंग दे सकते हो, करंट एसेट्स इज इक्वल टू, तो आप सारे ऐड कर दो। रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश बैंक। ठीक है, सारे जोड़ दो। बोलो क्या क्या है? 150, 100, 50, 125, 55।
बोलो कितना आएगा? 480। और फिर आप निकाल लो करंट लाइबिलिटीज। बोलो क्या क्या आएगा करंट लाइबिलिटी में? तो इक्विटी लॉन्ग टर्म होता है, रिटेन अर्निंग लॉन्ग टर्म होता है, नॉर्मली डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होता है। लिख लो। काफ़ी बच्चे मुझे मतलब बुरा लगता है, एटलीस्ट प्रोफेशनल लेवल पे आके आप बेसिक मिस्टेक्स मत करो। कोई चीज़ मैं कुछ बता रहा हूँ और आपको उसमें डाउट रहता है क्योंकि आपका हो सकता है बैकग्राउंड साइंस हो या आपका उतना पकड़ ना हो, तो आप नोट करते जाइए। लोग नोट नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनको पता है कि हमारा एग्जाम है, हमको रिवीजन करना है, चीज़ें हम वैसे ही भूल जाते हैं। तो नोट करने से आपको कौन रोक रहा है? तो नोट करो कि डिबेंचर्स नॉर्मली लॉन्ग टर्म होते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। उसको आप शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटी में नहीं ले सकते। नॉर्मली डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म होते हैं, लिख लो कहीं, ठीक है। फिर पब्लिक डिपॉजिट्स भी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकते हैं, करंट नॉन करंट दोनों हो सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट्स तो आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा है, 6 मंथ से लेके 36 मंथ तक का ड्यूरेशन हो सकता है, तो दोनों में आ सकता है। इसीलिए यहां पे आपको दिया हुआ है शॉर्ट टर्म, ठीक है। मतलब आपको करंट लाइबिलिटी में लेना है, शॉर्ट टर्म मतलब करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में आएगा पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है, 100 प्लस ट्रेड क्रेडिटर्स आएगा, ठीक है, वो भी करंट लाइबिलिटी होता है। बिल पेबल भी करंट लाइबिलिटी होता है। बोलो 280, ठीक है। तो आपके करंट एसेट करंट लाइबिलिटी आ गए। पहला आपने बना लिया वर्किंग नोट, ठीक है, वर्किंग नोट बना लिया आपने, नंबर्स सारे निकाल लिए। अब हम मेथड्स में डायरेक्ट नंबर्स को यूज कर सकते हैं। बोलो 75% ऑफ 480 माइनस 280। बोलो कितना आएगा? 480 माइनस 280 200, और उसका 75% तो आएगा 150 लैक्स। तो मैक्सिमम बैंक आपको 150 लैक्स मेथड 1 के हिसाब से फाइनेंस कर सकता है। फिर आते हैं मेथड 2। बोलो मेथड 2 में क्या हो जाता है कि 75% जो हम लेते हैं वो लेते हैं करंट एसेट का, 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस पूरा करंट लाइबिलिटी, ठीक है। बोलो 75% ऑफ 480 माइनस पूरा करंट लाइबिलिटी विच इज 280। बोलो 480 का 75% इज 360 माइनस 280, तो ये आएगा 80 लैक्स। आ रहा है क्या? पहले सॉल्व किया है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेथड 3, तो इसमें हम क्या लेते हैं? 75% ऑफ करंट एसेट्स माइनस कोर करंट एसेट्स, ठीक है। मेथड 2-3 में क्या है? सिर्फ करंट एसेट में से आप कोर करंट एसेट भी माइनस कर देते हो और उसका 75% आएगा, और माइनस करंट लाइबिलिटी। बोलो तो 75% ऑफ करंट एसेट 480 माइनस कोर करंट एसेट्स, उसमें दिया हुआ है 30 लैक्स, ठीक है, 30 लैक्स माइनस 280। बोलो तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। 480 माइनस 30 वो आएगा 450, 450 इंटू 75% वो आएगा 337.5, 337.5 माइनस 280 वो आएगा 57.5 लैक्स, ठीक है। खत्म, बस इतना ही है। तो इस तरह से हम 3 मेथड्स से कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना होगा एज पर टंडन कमेटी, ठीक है। क्लियर है क्या? तो काफी सिंपल था 5 मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, सब देख लो। पहले वही वर्किंग नोट ले लो, फिर आपका 150 80 57.5, ठीक है, एकदम परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में ऑलरेडी आ चुका है, और आप एग्जीक्यूटिव से अगर आए हो, ओल्ड से हो या न्यू से हो, आपने एफएम पढ़ा होगा। ये एफएम के वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन है, वो भी एग्जीक्यूटिव लेवल का, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में तो ये आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, कोई चांस नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं होगा। तो क्वेश्चन इज अबाउट ऑपरेटिंग साइकिल मेथड,
ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का एक फॉर्मूला होता है, उसमें एक एक जो कंपोनेंट होता है वो उसका कैलकुलेशन करना होता है। तो ये प्रॉपर क्वेश्चन है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड पे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ गणपति लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है, जो नंबर ऑफ डेज में आप निकालोगे। और फिर आपसे पूछा है कि साल में कितने ऑपरेटिंग साइकिल्स आप ये कर सकते हो। तो 365 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग पीरियड जो है आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ साइकिल्स मिल जाती है, कुछ खास नहीं। अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलता है। तो उसमें आप सारे जो आपके वर्किंग कैपिटल के जो पार्ट्स होते हैं उनका इंडिविजुअली आप पीरियड निकालते हो और फिर फॉर्मूला लगाते हो। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP कन्वर्जन पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड डेटर का, ये सब आप ऐड कर देते हो। करंट एसेट में जितना आपका टाइम लगता है वो सब आप ऐड कर देते हो, उसको आप ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल कहते हो। और फिर आप क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड माइनस करते हो, और अगर एक्सपेंसेस का भी कुछ आउटस्टैंडिंग या कुछ वो दिया है तो वो भी सब माइनस करते हो, और उसके बाद निकलता है नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। अब उसके लिए आपको सारा डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो डेटा देखते हैं। रॉ मटेरियल का देखो दिया है कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, रॉ मटेरियल का साल भर का कंजम्पशन दिया हुआ है 6 लाख रुपीस, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 50,000, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है जो WIP के लिए आपको यूज करना है 5 लाख रुपीस, एवरेज WIP इन्वेंट्री दी है, इन्वेंट्री WIP में कितनी होती है 30,000 एवरेज, COGS साल भर का दिया है जो फिनिश गुड्स के लिए आपको यूज करना है 8 लाख रुपीस, एवरेज फिनिश सब कैटेगराइज करके दिया है। मतलब आप चाह के भी गलती नहीं कर सकते। अगर मैं चाहता कि बच्चे के कंसेप्ट को टेस्ट करूं तो मैं एटलीस्ट थोड़ा अलग अलग देता, बिखरा के देता कि स्टॉक सारा एक जगह, फिर बाकी डेटा एक जगह, आप बेस मैच करो, आप नॉलेज यूज करो। पर यहां सब एक के नीचे एक दिया है, मतलब गलती होने का चांस और कम हो जाता है। सब प्रॉपर अरेंज करके दिया है, बस आपको वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर नीचे एवरेज फिनिश गुड्स हेल्ड दिया है, फिर कलेक्शन पीरियड डायरेक्ट दिया है, क्रेडिट सेल ये वो इसलिए कुछ भी नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको डेटर्स का कलेक्शन पीरियड ही डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया हुआ है। फिर क्रेडिटर्स का भी पेमेंट पीरियड दिया हुआ है 30 डेज, और नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर जो अज्यूम करना होता है वो भी दिया है 360 डेज। मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, WIP कन्वर्जन पीरियड और फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, ये 3 पीरियड्स आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करने हैं और फिर डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। बोलो, सबसे पहले निकालते हैं रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, ठीक है। बोलो, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, तो ये आपको निकालना है एवरेज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय आपका जो रॉ मटेरियल का साल भर का कंजम्पशन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय आपका नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर जो कि दिया हुआ है 360, ठीक है। बोलो, रॉ मटेरियल कितना है 50,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम इन ईयर 6 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 360। तो पहले आप डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लो, 6 लैक्स डिवाइडेड बाय 360 तो वो आता है 166.666, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो कैलकुलेटर पे एग्जैक्ट ले लो, मतलब जो आपने अभी डिनोमिनेटर कैलकुलेट किया है उसको m प्लस कर दो, ठीक है। लिखने के लिए तो आपको 6-7 राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आप 50,000 डिवाइड करो MRC से, जो m प्लस आपने किया वो स्क्रीन पे आ जाएगा जब आप MRC दबाओगे। तो 50,000 डिवाइडेड बाय MRC स्क्रीन पे आ जाएगा 1666, फिर आप दबाओ इक्वल टू, तो एग्जैक्ट 30 आएगा, ठीक है। एग्जैक्ट आपको आंसर चाहिए तो एग्जैक्ट इस तरह से आप निकाल सकते हो 30 डेज। क्लियर है क्या? तो ये हो गया मेरा रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। सिमिलरली मैं निकालूंगा WIP कन्वर्जन पीरियड। बोलो, एवरेज WIP डिवाइडेड बाय जो आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 360। बोलो, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs डिवाइडेड बाय 360। सेम, पहले आप डिनोमिनेटर निकालो, m प्लस कर दो,
5 lakhs डिवाइडेड बाय 360, ये आता है 1388.888, तो मैं एम प्लस कर दूंगा, तो यहाँ लिख लो 30,000 डिवाइडेड बाय 1388.89, ठीक है, राउंड ऑफ कर लो, एम प्लस कर लिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है, कैलकुलेटर पे, तो 30,000 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू, तो वो आएगा 21.6 डेज, ठीक है, 21.6 डेज। फिर आ जाओ थर्ड पे, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, बोलो क्या आएगा, एवरेज फिनिश गुड्स स्टॉक डिवाइडेड बाय COGS डिवाइडेड बाय 360। एवरेज फिनिश गुड्स कितना दिया हुआ है 40,000, COGS दिया हुआ है 8 lakhs डिवाइडेड बाय 360, बोलो सेम 8 lakh डिवाइडेड बाय 360 एम प्लस 2222.22, ठीक है, 22 ही रहेगा, 23 नहीं हो जाएगा, राउंड अप का आई होप आपको पता है क्राइटेरिया, तो 0.22, तो ये मैंने एम प्लस कर दिया है। अब 40,000 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू, तो ये एग्जैक्ट आएगा 18 डेज। क्लियर है? तो तरीका मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हो प्लीज नोट इट डाउन। चलो, तो ये तीनों आगे, अब हम डायरेक्ट जो पूछा है वो निकाल सकते हैं, विच इज नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। बोलो क्या फॉर्मूला है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला है टिपिकल। बोलो रॉ मटेरियल ऊपर आपने निकाला 30, 21.6, फिनिश गुड्स का आया 18, डेटर्स का दिया हुआ है 45 और क्रेडिटर्स का भी दिया हुआ है 30, निकालो 30 प्लस 21.6 प्लस 18 प्लस 45 माइनस 30, तो ये आता है आपका 84.6 डेज। राउंड अप करके 85 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पॉइंट में छोड़ दिया तो भी चलता है, ठीक है, कुछ खास दिक्कत नहीं है। अब आते हैं उसके अंदर जो एक और क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, डेज इन अ ईयर विच इज 360, डेज इन अ ईयर 360 डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो कि आया था 84.6, तो ये आएगा नंबर ऑफ साइकिल्स 360 डिवाइड बाय 84.6, तो ये आएगा 4.26 टाइम्स, 4.26 टाइम्स, ठीक है, क्लियर है क्या? टिपिकल क्वेश्चन है, FM का क्वेश्चन है, प्रॉपर लिखो, सब आंसर तो इंस्टीट्यूट ने दिए ही हैं, लिखना चाहते हो तो लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पॉज कर करके आप लिख लो आराम से, स्क्रीन दे दिया था मैंने आपको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट का भी आंसर एक बार चेक कर लेते हैं भाई, 30, 22 देखो राउंड अप किया हुआ है, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, कोई खास इंपैक्ट नहीं होता, एग्जैक्ट भी ले सकते हो, 22 देखो राउंड अप कर लिया गया है, 85 हो जाएगा वो, बरोबर है, 84.6 को भले आप लास्ट में 85 कर देते तो भी सेम होता, ठीक है, 4.23 आएगा, सो अपना 4.26 आया, तो चलता है, उतना राउंड ऑफ चलता है, राउंड ऑफ की वजह से माइनर फ्लक्चुएशन आ सकता है आंसर को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, आ जाओ, ये तो एग्जैक्ट ऐसा ओल्ड सिलेबस में आ चुका है, नंबर्स को आई थिंक थोड़ा चेंज किया गया है, नंबर्स को जो ऊपर के नंबर्स हैं उसको डबल कर दिया गया है और थोड़ा बहुत मंथ्स में छेड़छाड़ की गई है, एग्जैक्ट एज इट इज क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस में आ चुका है, मेरे यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया हुआ है, सारे ये ओल्ड सिलेबस के मेरे प्रोफेशनल के यूट्यूब पे पास पेपर के सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जिसको देखना होगा आप देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सब यूट्यूब पे है। चलो
Galaxy Limited is a newly incorporated company and it would like to purchase raw material from domestic as well as other countries under LC. Import करोगे under LC. On the basis of information, calculate the limit for LC for the financial year 24-25. ठीक है, अब आपको डोमेस्टिक इंपोर्ट सब दिया है, ठीक है, दोनों का सब डेटा अलग अलग रहेगा, दोनों का LC रिक्वायरमेंट अलग अलग निकलेगा, क्योंकि दोनों का जो पूरा टाइम पीरियड होता है, LC का जो रिक्वायरमेंट होता है वो टाइम वाइज निकलता है कि कितना समय लगता है। समय काय का कि भाई आपने ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर प्लेस करने के बाद सामने वाला जो सप्लायर है वो उसको डिस्पैच करेगा, तो वो टाइम को कहते हैं लीड टाइम। तो वो एक टाइम रिक्वायरमेंट है कि आपको उतने डेज लगने वाले हैं, उसको कहेंगे लीड टाइम। फिर उसने डिस्पैच करने से लेके हमको मिलने तक, जिसको आप कहते हो ट्रांजिट टाइम, ठीक है, वो ट्रांजिट टाइम भी आएगा, उतना समय भी आपका पैसा अटका हुआ होता है। और फिर आता है कि अगर आपने उधारी में खरीदा है, क्रेडिट पीरियड इन्वॉल्व है, जिसको आप यूजेंस पीरियड कहते हैं, तो वो क्रेडिट पीरियड भी ऐड हो जाता है। तो ये पूरा टाइम पीरियड होता है कि इतना समय आपको लगता है उसमें, तो उतने टाइम का LC आपको लेना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो पूरा डेटा दिया है, एस्टिमेटेड रॉ मटेरियल परचेस पूरा दिया है, पूरा रॉ मटेरियल परचेस इनलैंड हो या डोमेस्टिक हो, सब मिला के 480 करोड़ का आपका एस्टिमेशन है। फिर इसमें से एस्टिमेटेड परचेस अंडर LC, इसमें से ही LC कितना है 90%, विच इज 432 करोड़, ठीक है। और बचा हुआ क्या होगा, बचा हुआ आपका डोमेस्टिक, ठीक है, सॉरी वैसा नहीं है, एस्टिमेटेड परचेस अंडर LC मतलब बचा हुआ जो है वो बिना LC के परचेस किया जाता है, उसमें LC का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और फिर नीचे दिया है ऑफ विच, जितना आप LC से आप लेते हो, LC जितना भी टोटल आप लेते हो उसमें फिर आपको ब्रेकअप दिया है कि इंपोर्ट कितना है, डोमेस्टिक कितना है। तो उसमें थर्ड में दिया है ऑफ विच, मैंने 432 का, ऑफ विच इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल अंडर LC इज 129.6 विच इज 30%, ठीक है। तो 432 का 30% हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, मतलब बचा हुआ क्या होगा 70% डोमेस्टिक, ठीक है। तो ऐसे आपको उसको बांटना है। फिर ये तो हो गया, हमको परचेज का अमाउंट मिल जाएगा। फिर पूरा टाइम पीरियड दिया है, लीड टाइम देखो डोमेस्टिक का अलग है, इंपोर्ट का अलग है, ट्रांजिट टाइम डोमेस्टिक का अलग है, इंपोर्ट का अलग है, और क्रेडिट पीरियड यानी कि यूजेंस पीरियड भी डोमेस्टिक और इंपोर्ट का अलग अलग है। तो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहला होता है पूरा टाइम रिक्वायरमेंट निकालना। टाइम रिक्वायरमेंट के 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, लीड टाइम, ट्रांजिट टाइम, यूजेंस टाइम, ये पूरा टाइम रिक्वायरमेंट हो जाएगा। और फिर हम इसको परचेस के कंपैरिजन में इसको अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, जो लास्ट स्टेप होती है। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। टैबुलर फॉर्मेट में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। तो आप डोमेस्टिक और इंपोर्ट ऐसे 2 बना सकते हो कॉलम्स, ठीक है। प्रेजेंटेशन कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, डोमेस्टिक का अलग, इंपोर्ट का अलग, अलग अलग वर्किंग भी दिखा सकते हो, इस तरह से क्लब करके एक कॉमन वर्किंग भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, तो पहले मैं पूरा टाइम रिक्वायरमेंट निकाल रहा हूं, बोलो। पहले लिखेंगे ए आपका आएगा लीड टाइम, ट्रांजिट टाइम नंबर ऑफ मंथ्स में, ठीक है, यहां लिख सकते हो मंथ्स, मंथ्स, और फिर आता है क्रेडिट पीरियड, मंथ्स। बोलो, लीड टाइम है 1.5 2.5, 1.5 2.5, ठीक है, मंथ्स। ट्रांजिट टाइम है 1.5 2.5 सेम, और क्रेडिट पीरियड है 2 and 5। तो ये आपका आ गया टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम ऑफ LC, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ LC, जो भी बोलो। तो ये आएगा 5, ये आएगा 10, ठीक है, ये आ गया मंथ्स में, ठीक है। 5 महीने का जो पूरा परचेज है, 5 महीने लगते हैं ना आपको पूरा साइकिल कंप्लीट करने में, तो 5 महीने की जितनी परचेज होगी उतने अमाउंट का LC आपको लेना पड़ेगा। तो साल भर का जो अमाउंट दिया है वो 12 मंथ्स का है, और 5 मंथ्स इक्विवेलेंट कितना होगा वो आपको निकालना है यहां पे, ठीक है। बोलो, फिर आएगा ई परचेस अंडर LC,
बोलो डोमेस्टिक परचेज अंडर एलसी कितना होगा, 432 का 70%, 129.6 इसमें से माइनस करके भी निकाल सकते हो, ठीक है, सब मैथ्स है, आपकी इच्छा, एक ही आंसर आना है 302.4 और ये तो दिया ही हुआ है 129.6, ठीक है, ये 12 महीने का है, साल भर का एनुअल परचेज, ठीक है। तो अब निकालेंगे अपन एफ रिक्वायरमेंट ऑफ एलसी, ठीक है, बोलो कैसे करेंगे, 302.4 ये आपका साल भर का है तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो ये क्या आएगा, एक महीने का। जब भी आप 12 से डिवाइड करते हो, एनुअल वाली चीज को आप 12 से डिवाइड करते हो तो वो मंथली में कन्वर्ट हो जाती है, इनटू हमारे कितने मंथ्स हैं जो ऊपर हमने निकाले 5, तो 5 मंथ्स का इक्विवेलेंट प्रोपोर्शनेट नंबर आपको मिल जाएगा 302.4 डिवाइड बाय 12 इंटू 5, तो यह आएगा 126 लाख रुपीस। यहां पे आप रुपीस लिख सकते हो, लैक्स, रुपीस इन लैक्स, ठीक है। फिर सेम आएगा 129.6 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 10, ठीक है, ऊपर जो हमने निकाला हुआ है 108, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है एलसी की, डोमेस्टिक की अलग और इंपोर्ट की अलग, ठीक है, सिंपल है, लिखो। चलो, तो ये थे आपके पूरे 15 मार्क्स, ठीक है, बिलीव और नॉट, सिंपल था, 15 मार्क आपको यहां तक आ जाने चाहिए। 15 में से मैं कह रहा हूं 5 में से 4, 5 में से 4, 5 में से 4, 12 मार्क मिनिमम आपको मिल सकते हैं। अगर आपने ठीक ठाक प्रेजेंटेशन भी कर लिया, यू कैन एक्सपेक्ट 12 मार्क्स आउट ऑफ 15 मार्क्स, ठीक है, तो ये अपना सब एकदम करेक्ट है। चलो अब आते हैं केस स्टडीज पे, तो आ जाओ कॉर्पोरेट फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर केस स्टडी है, ये भी काफ़ी इजी है और ओल्ड सिलेबस में आई थिंक या एग्जीक्यूटिव में कहीं तो ये मेरा देखा हुआ है, ठीक है, मतलब काफ़ी इजी है, ग्रीन शो ऑप्शन अगर आपने वैसे भी पढ़ा होगा तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है, काफ़ी सिंपल है, 15 मार्क का था ये, बिलीव और नॉट, इतना इजी क्वेश्चन 15 मार्क के लिए आया था, तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग था, ठीक है, और मैंने भी लेक्चर्स में लेक्चर बायस को काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एट बोथ लेवल्स, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्स लिमिटेड इज प्लानिंग फॉर एन आईपीओ ऑफ 2 लाख शेयर्स, ठीक है, आपका आईपीओ है 2 लाख शेयर्स का एट अ बुक बिल्ड प्राइस ऑफ 100 ईच, ठीक है, बुक बिल्डिंग में वैसे रेंज होती है पर वो सब रेंज बुक बिल्डिंग होने के बाद एक फाइनल प्राइस हम डिसाइड करते हैं, तो वो ये फाइनल प्राइस डायरेक्टली दिया हुआ है, रिजल्टिंग इन एन आईपीओ साइज ऑफ 2 करोड़ रुपीस, ठीक है, 2 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट रेज हो रहा है, 2 लाख शेयर्स इंटू 100 ईच, 2 करोड़ रुपए। एज पर आईसीटीआई रेगुलेशन द ओवर अलॉटमेंट कॉम्पोनेंट, यानी पूरा जो लॉ है वो भी आपको डिक्टेट करके दे दिया है, मतलब समझ रहे हो, पूरा ऐसा परोस के दिया है, ये सब एक्चुअली देना ही नहीं चाहिए था कि भैया आप दिमाग लगाओ, पर नहीं, सब दिया हुआ है, सब दिया है, देखो लिखा ही है कि इट कैन बी अप टू 15% ऑफ द आईपीओ, तो 2 लाख का 15% वो आएगा 30,000, तो 2 लाख तो आप आईपीओ में अलॉट करोगे, एक्स्ट्रा 30,000 बिकॉज ऑफ ग्रीन शू ऑप्शन आप अलॉट कर सकते हो, तो आपका टोटल जो अलॉटमेंट साइज हो जाएगा दैट विल बी 2,30,000, सब दिया है देखो। प्रायर टू एन आईपीओ स्टेबलाइजिंग एजेंट वुड बोरो सच नंबर्स, नंबर ऑफ शेयर्स जो 30,000 आएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रपोज ग्रीन शू शेयर्स फ्रॉम द प्री इशू शेयर होल्डर्स, दीज shares are then allotted to investors along with the IPO shares. Total shares issued in IPO stands at 2,30,000 shares. IPO proceeds received from the investors, that is 2 crore rupees, being 2 lakh shares at 100 rupees are remitted to the issuer company. मतलब क्या बोलूं मैं, ये सब भी कैलकुलेशन में पूछे जा सकते थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता टेस्ट करना कि आपको ये सब आता है कि नहीं आता है, बट इन्होंने सब कुछ अच्छे से परोस के आपको दिया हुआ है कि प्रॉपर डिवीजन दे दिया है कि 2 लाख शेयर्स का जो 100 रुपीज़ है, 2 करोड़ रुपए वो कंपनी को मिलेगा,
और जो ग्रीन शू ऑप्शन का जो पैसा है 30,000 शेयर्स इंटू 100, 30 लाख रुपीज, ये एजेंट के पास जाएगा ताकि वो परचेज कर पाए शेयर्स इन द स्टेबलाइजिंग ड्यूरिंग द प्राइस स्टेबलाइजेशन पीरियड। तो वो दिया है कि उन्होंने अलग अकाउंट में वो एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया। वाइल द प्रोसीड फ्रॉम ग्रीन शू शेयर्स, अमाउंट नहीं दिया है पर आप निकाल सकते हो, 30,000 इंटू 100 विच इज 30 लाख रुपीज are parked in a special escrow account, that is green shoe account, escrow account. During the price stabilization period, if the share price drops below 100, the stabilizing agent would utilize the amounts lying in the escrow account to buy these shares from the open market. This gives rise to the following three situations. ठीक है, जो typical green shoe की situations हैं, जो properly theory में आपने पढ़ी हुई है, exactly same है. Examine all the situations given below with reference to the role of the stabilizing agent. Number one, where the stabilizing agent manages to buy back all the green shoe shares, that is 30,000 shares. बोलो, इमेजिन करो कि लगातार आपका जो प्राइस है आफ्टर लिस्टिंग 100 से कम ही है, तो लगातार वो बाय होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, क्योंकि एजेंट के पास पावर क्या है, 100 से नीचे ही बाय करने का पावर है। तो आपने बार बार प्राइस नीचे गया होगा, बार बार आपने खरीदा होगा और खरीदते खरीदते आपने जितना मैक्सिमम आप बाय कर सकते थे वो कर लिया, 30,000 पूरे शेयर्स खरीद लिए। अब यहां पे एक जो बारीकी होती है, जो थ्योरी पढ़ाता मैं बताता ही हूं, कि आपने हर शेयर जो खरीदा होगा, एजेंट ने जो भी हर शेयर खरीदा होगा ओपन मार्केट से, वो 100 से कम में ही खरीदा होगा। उसको पैसा मिला है 100, पर उसने जब खरीदा 100 से कम में खरीदा, भले पूरे 30,000 ही खरीदे, कुछ चिल्लर बची होगी, कुछ अमाउंट बचा होगा, तो वो बचा होगा ये आपको पता होना चाहिए और उसका आंसर में मेंशन आपको देना होगा। अमाउंट नहीं निकाला जा सकता, बट एटलीस्ट आपको बताना पड़ेगा कि बैलेंस लाइंग इन द एस्क्रो अकाउंट उसका क्या होगा, ये आपको हमेशा बताना चाहिए। आधा आधा मार्क इस पे कट हो सकता है अगर आपने भूल गए तो। बोलो क्या होगा, फ्लो क्या होगा, वो आपको बताना है कि अगर एजेंट ने पूरे 30,000 शेयर्स खरीद लिए तो क्या होगा। नंबर वन क्या होगा, 30,000 शेयर जो है, जो एस्क्रो अकाउंट में है, ग्रीन शू एस्क्रो अकाउंट, आप एस्क्रो अकाउंट बोल रहा हूं, डीमैट अकाउंट जो आप खोलोगे, वो शेयर्स जिनसे आपने बोरो किए थे उनको वो एजेंट वापस करेगा। नंबर वन, पूरे 30,000 शेयर्स एजेंट ट्रांसफर करेगा टू द प्री इशू शेयर होल्डर्स जिनसे आपने बोरो किए हैं, तो वो निल हो जाएगा, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप कि क्योंकि पूरे शेयर्स ओपन मार्केट से बाय किए गए हैं, कंपनी को कुछ भी ओवर अलॉटमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपको मेंशन करना चाहिए कि यहां पे कंपनी को नए शेयर अलॉट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एजेंट ने पूरे शेयर्स ओपन मार्केट से लेके वो वापस कर दिए हैं जिनसे आपने बोरो किए थे। नंबर टू। नंबर थ्री कि यहां आपके ग्रीन शू एस्क्रो बैंक अकाउंट में कुछ पैसा बचा होगा, वो उसका क्या होगा, तो वो सेबी का जो IEPF अकाउंट है उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ऐसे तीन मेजर चीजें मेरे ख्याल से यहां पे लिखनी चाहिए। ठीक है, चलो इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। All the green shoe shares are bought back. In this situation, the funds in the green shoe account would be deployed by agent towards buying up the shares. थोड़ा गलत लग रहा है पर ठीक है, पढ़ लेते हैं पहले पूरा। Given that the price prevalent, अच्छा लिखा ही है, given that the price prevalent in the market would be less than the issue price of 100, agent would have sufficient funds lying to complete. ठीक है, तो वो तो उसने ले लिया होगा। Having bought back all the 30,000 shares, these shares would be temporarily held in the सेपरेट डीमैट अकाउंट, ठीक है, स्पेशल डिपॉजिटरी अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ग्रीन शू डीमैट अकाउंट जिसको आप कह सकते हो, एंड वुड देन बी रिटर्न टू द लेंडिंग शेयर होल्डर्स विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 days फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेबलाइजिंग पीरियड, जो कि 30 days होता है, लिखा नहीं है कहीं भी, आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा, विद इन 2 days आप वो वापस करो जिनसे आपने वो बोरो किया था। फिर है, अच्छा वो बाकी चीजें लिखी नहीं है, तो देखो लिखनी चाहिए यहां पे कि कंपनी को कोई नए शेयर्स अलॉट करने की जरूरत नहीं है, एंड जो भी बैलेंस बचा होगा बैंक अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में, वो ट्रांसफर होगा सेबी IEPF अकाउंट में। ठीक है, मिसिंग है डेटा, मेरे हिसाब से लिखना चाहिए, आप नोट डाउन कर लो। बढ़े आगे। अब सेकंड दिया है, वेयर द स्टेबलाइजिंग एजेंट मैनेजेस टू बाय बैक नन ऑफ द ग्रीन शू शेयर्स। ठीक है, एक भी शेयर खरीदने की नौबत नहीं आई, क्योंकि आपका प्राइस 100 से नीचे गया ही नहीं, आपका प्राइस कंटिन्यूअसली 100 रुपीज से ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, तो एजेंट बाय कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है। पैसे हैं पर पावर एक ही सिचुएशन में, तो वो सिचुएशन ही कभी अगर आई ही नहीं, क्योंकि वो प्राइस कभी नीचे गिरा ही नहीं,
कंटिन्यूसली 100 के ऊपर अगर वो ट्रेड कर रहा है ड्यूरिंग दैट स्टेबलाइजिंग पीरियड, तो आप एक भी शेयर खरीद नहीं पाओगे। अब क्या होगा, सोचो सोचो, एजेंट बन के देखो, मैंने किसी से बोरो किया है, मुझे वो 2 डेज के अंदर वापस करना है, जैसे ही स्टेबलाइजिंग पीरियड खत्म होगा उसके 2 वर्किंग डेज के अंदर मुझे वापस करना है, मैं खरीद नहीं पाया तो मैं वापस कैसे करूंगा? तो यहां पे होगा एक्चुअल ओवर अलॉटमेंट। कंपनी आपको अब एक्चुअल में 30,000 शेयर्स ओवर अलॉट करेगी और उसके पूरे पैसे आपको देने पड़ेंगे 100 रुपीज से। 100 रुपीज के हिसाब से मिले थे, 100 रुपीज के हिसाब से आप कंपनी को दे दोगे, आपका बैंक अकाउंट नील हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा, कंपनी विल इशू या विल ओवर अलॉट 30,000 शेयर्स टू द स्टेबलाइजिंग एजेंट, नंबर 1। नंबर 2, वो लेके कंपनी से शेयर्स लेके अब वो एजेंट वापस कर देगा जिनसे उन्होंने बोरो किया था। ठीक है, द एजेंट विल रिटर्न द शेयर्स टू द लेंडिंग शेयर होल्डर्स। बैंक अकाउंट नील हो जाएगा तो उसमें कोई बैलेंस बचेगा नहीं, क्योंकि मिला भी 100 से है और कंपनी को पूरा जो आप पैसा दोगे वो आईपीओ प्राइस पे ही देना पड़ता है, तो पूरा नील हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कोई रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, बस पैसा खत्म, शेयर्स ओवर अलॉट होंगे, कंपनी को आप पूरे पैसे दे दोगे। ठीक है, और वो शेयर्स लेके लेंडिंग शेयर होल्डर्स को वापस कर दोगे, खत्म, बस इतना ही रेफरेंस आएगा। ठीक है, तो दिया है देखो, दिस सिचुएशन वुड अराइज इन द इवेंट द शेयर्स हैव नेवर फॉलन बिलो द इशू प्राइस बट द एजेंट इज अनेबल। अच्छा, ये थोड़ा थेरी है। ठीक है, या तो वो प्राइस गया ही नहीं कम, ऐसा भी हो सकता है, या उसको सेलर्स ही नहीं मिले, आप बाय करना चाहते हो पर उस प्राइस पे कोई आपको बेच नहीं रहा, ऐसा भी हो सकता है थ्योरेटिकली। तो दिया है कि वो बिलो हुआ लेकिन आपको कोई सेलर नहीं मिला, और इन एन इवेंट वेयर द प्राइस कंटिन्यूज टू ट्रेड अबव द प्राइस, ठीक है, जो कि नॉर्मली होता है, एंड देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर द एजेंट टू इंडल्ज इन द प्राइस स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। In either of the above situation, the stabilizing agent is under a contractual obligation to return the 30,000 shares that has been initially borrowed from the lending shareholders. Towards meeting this obligation, issuer company will allot. ठीक है, ये यहाँ से आपका मेन आंसर स्टार्ट होता है। कंपनी विल ओवर अलॉट 30,000 shares to the agent in the demat account, and these shares would then be returned by the agent to the lending shareholders. और इसमें एक और रेफरेंस आप लिख सकते हो कि एजेंट को वो एस्क्रो अकाउंट से पैसे अब कंपनी के एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़ेंगे एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। 30 लाख रुपीज पूरे एजेंट ट्रांसफर करेगा कंपनी को फॉर अलॉटमेंट ऑफ दीज 30,000 शेयर्स। ये भी लिखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं, बैंक अकाउंट पूरा नील हो जाएगा, शेयर्स आएंगे, शेयर्स जाएंगे, डीमैट अकाउंट भी नील हो जाएगा। और फिर है बीच का पार्टली वेयर द एजेंट मैनेजेस टू बाय सम ऑफ द शेयर्स से 20,000 शेयर्स। पार्टली 20,000 आप बायबैक कर पाए तो आप 20,000 तो वापस कर दोगे, लेकिन लिए बोरो तो 30,000 किए थे ना, बचे 10,000 का क्या होगा? तो वो कंपनी को ओवर अलॉट करना पड़ेगा। कंपनी आपको 10,000 शेयर्स अलॉट करेगी और उस पर 100 रुपीज ईच के हिसाब से आपसे पैसे लेगी। ठीक है, तो कंपनी विल अलॉट 10,000 शेयर्स टू द एजेंट एट द रेट ऑफ 100 रुपीज। तो 10,000 इंटू 100 वो आएगा 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज एजेंट को पे करने होंगे कंपनी को। अभी भी कुछ पैसा बैंक अकाउंट में बचा होगा, क्योंकि 20,000 शेयर जो आपने लिए हैं ओपन मार्केट से वो कम प्राइस पे लिए होंगे, तो टू दैट एक्सटेंट कुछ पैसा अभी भी बैंक अकाउंट में बचा होगा, तो वो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा सेबी IEPF अकाउंट में। ठीक है, तो सिंपल है, मिक्स है, दोनों का मिक्स आएगा। ठीक है, तो सीधे मैं नीचे का पढ़ रहा हूं। इन दिस सिचुएशन द एजेंट शेल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न 30,000 शेयर्स टू द लेंडिंग शेयर होल्डर्स वेयर एज द एक्टिविटी हैज यील्डेड ओनली 20,000। तो बैलेंस 10,000 कंपनी को अलॉट करना पड़ेगा एजेंट को। तो सिमिलर टू द इंस्टेंस मेंशन बी अबव, द इशुअर कंपनी वुड अलॉट द डिफरेंशियल 10,000 शेयर्स टू द एजेंट टू कवर अप द शॉर्टफॉल एंड द एजेंट वुड डिस्चार्ज द ऑब्लिगेशन बाय रिटर्निंग 30,000 शेयर्स टू द फ्रॉम द फॉर द लेंडिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, और फिर नीचे देखो दिया अलग से। अच्छा, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि जब जब ओवर अलॉटमेंट होगा, जब जब कंपनी आपको अलॉट कर रही है, तब तब वो शेयर्स को बाद में लिस्ट भी कराना है, कंपनी की जिम्मेदारी है। तो वो भी एक लिख लो, आधा मार्क आपको ही मतलब बचाना होगा। तो ये भी अच्छा रेफरेंस है, मैं भी भूल गया था। देखो कि इन बोथ द सिचुएशन, ए में तो आया ही नहीं, ए में तो ओवर अलॉटमेंट हुआ ही नहीं, बी में देखो ओवर अलॉटमेंट हुआ था। तो इन बी एंड सी अबाउ कंपनी would need to apply to the stock exchanges for obtaining the listing and trading permission for the incremental या जो भी शेयर्स नए इशू किए गए pursuant to the green shoe mechanism। तो ये भी लिखना बहुत जरूरी है।
और फिर ये एक साथ इन्होंने दिया है सबके लिए कि एनी सरप्लस लाइंग इन द एस्क्रो अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द, ये कॉमन लिख दिया है, पर जहां जहां बच रहा है वहीं पे मेरे ख्याल से लिखना चाहिए। ये दोनों कॉमन से अच्छा है, जहां जहां एप्लीकेबल है वहां लिखना चाहिए, तो बेटर प्रेजेंटेशन होगा। क्लियर है क्या? तो काफी सिंपल था। 15 मार्क न्यूमेरिकल, 15 मार्क ये केस स्टडी, 30 मार्क इतना इजी पेपर। आई थिंक बहुत मतलब अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 देखो, सब डायरेक्ट है। आपको लगेगा कि केस स्टडी है, आपको लगने से कुछ नहीं होता। फैक्ट ये है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। स्वधा लिमिटेड इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी विच वांट्स टू इशू shares, equity shares with differential voting rights in the near future. In this regard, explain the related provisions or conditions of company's share debenture and share capital and debenture rules 2014. तो बस डायरेक्ट जो आपने पूरे कंडीशंस पढ़े हैं, शॉर्ट नोट टाइप जो हम पूरा डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कंडीशंस जो पढ़ते हैं, बस डायरेक्ट वही आपको लिखना है। कोई ऐसा केस स्टडी वे स्टडी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, कौन सी एंटिटी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। एग्जामिनेशन की एक लिस्ट आपने पढ़ी होगी इंटरमीडिएट चैप्टर में, तो ये वही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर ये भी डायरेक्ट है भाई, आईपीओ क्या होता है, उसके एलिजिबिलिटी नॉर्म्स बताओ। 6 सब रेगुलेशन 1 डायरेक्टली पूरा दिया है। 6 सब रेगुलेशन 1 अनलिस्टेड कंपनी के लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं, नेटवर्थ, ये ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये सब वो पूरे क्लॉज आपको यहाँ पे लिखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये तो काफी इजी था, तीनों क्वेश्चन काफी इजी हैं, मतलब पढ़ाए हुए मैंने तो मेरे लेक्चर्स को, तो आई थिंक अच्छे से बच्चे लिख के आए होंगे। चलो फिर आ जाओ आगे। 5th तो हमारा हो गया, 6th पे आ जाओ। 6th सब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। स्पेशल सिचुएशन फंड, ये भी ओल्ड सिलेबस का रिपीट क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा पुराना है। देखो अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022 में जो आए थे वो, और ये ओल्ड में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। तो एक रिकमेंडेशन तो मैं आपको दूंगा ही, जो मैंने मेरे लेक्चर बायस को भी कहा है, ओल्ड के सारे पेपर्स आपको कवर करके जाने। कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग ये नाम है, CFL-SE, वो पूरा आपको सारे पास पेपर, सारे न्यूमेरिकल, सारे केस स्टडीज मेरे ख्याल से कवर करके जाने चाहिए। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे सब पास पेपर्स विद आंसर्स अवेलेबल हैं, थोड़ी सी मेहनत करके आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पॉकेट बुक में कवर्ड ही है, तो आप पॉकेट बुक कवर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर है रिकॉर्ड मेंटेनेंस, पूरा इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। फैक्टर्स जो रोड शो में होने चाहिए वो भी पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन है। प्री इशू फॉर्मेलिटीज, ठीक है, ESPS पूरा जो आपका शेयर बेस्ड बेनिफिट्स का जो प्री इशू फॉर्मेलिटी है वो आपको पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंजल इन्वेस्टर के जो कंडीशंस होते हैं वो आपको पूछे गए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और IFSCA के भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट फॉर एन इशूअर टू मेक IPO नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल IPO का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट दिया गया, पूछा गया। तो सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है। ठीक है, कुछ ज्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है। क्लियर है क्या? तो ये था आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब आ जाओ सबसे जो डरावना पार्ट है, विच इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, काफी बच्चे इसी के लिए वेट कर रहे होंगे। तो पार्ट 1 आपका SM है। SM में जैसे कि मैंने एक गाइडेंस वीडियो में भी बताया था कि नाम के लिए ही ये सिर्फ एक केस स्टडी है। ऐसा नहीं है कि आपको जो केस स्टडी का पूरा डेटा है उसको यूज करके आंसर बनाने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा एज अ बैकग्राउंड दिया हुआ है और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो प्योर थ्योरीज होती है। तो वैसा ही हुआ है जैसा मैंने गाइड किया था। ठीक है, तो ये MBA टाइप केस स्टडीज नहीं आने वाली कि आपको 2-2, 3-3 पेज की केस स्टडीज हैं और आपको वो केस स्टडीज को यूज करके आंसर ड्राफ्ट करने हैं, ऐसा मेरे ख्याल से नहीं आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट बस कुछ तो पूरा बैकग्राउंड दिया है, मैं पढ़ूंगा भी नहीं क्योंकि एक्चुअली इसका कोई लेना देना नहीं आंसर से। क्वेश्चन पढ़ लो तो आपको ख्याल में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखो, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स मेंशन्ड इन द अबव केस स्टडी, assume yourself as a chairman of CSR committee and prepare a report addressing to the board explaining the meaning and benefits of CSR. लिखना क्या है इसमें, meaning and benefits of CSR, and the report should also include a section on the factors influencing. अगर आपने CSR टॉपिक पढ़ा है तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। दिखा देता हूं आपको मैं मॉड्यूल में, इसलिए मॉड्यूल देखो मैंने खोल के रखा है। तो CSR का ये देखो, ये है डेफिनेशन, बेनिफिट्स,
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग CSR, बस यही सब आपको इसमें लिखना है। तो कोई ऐसा केस स्टडी वेस स्टडी नहीं है, डायरेक्ट यही सब आपको लिखना है, ठीक है। फिर है अज्यूम योरसेल्फ एज अ PCS अपॉइंटेड बाय द बोर्ड एंड प्रोवाइड अ राइट अप टू द बोर्ड ऑन देयर रोल, ठीक है। ये भी अलग से मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे नोट्स में भी दिया हुआ है। रोल ऑफ CSR एक्टिविटीज, मतलब बोर्ड का रोल क्या है CSR एक्टिविटीज में, ये आपको बताना है। तो ये भी इसमें है, ये देखो ये सेम यही वाली, आई थिंक देखा देखा लग रहा है, थोड़ा सा यहां से उठाया है, थोड़ा कुछ और डाल दिया है, ठीक है। बट डेटा का कोई काम नहीं है, मैं कह रहा हूं कुछ ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ ये सब मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है। केस स्टडीज काफी बच्चों को ये मतलब टेंशन है, एक दो बच्चों ने तो कमेंट में लिखा था सर केस स्टडी का मैराथन ले लो। अरे भाई जो आने ही नहीं वाला है, जो काम का ही नहीं है, जो मैं कह रहा हूं कि आपको स्किप करना है, उसकी मैं मैराथन क्यों लाऊंगा? इतना वेला समझा है मेरे को? काम का ही नहीं है, आपको खुद भी पढ़ना नहीं है, मेरे को बोल रहे हो वीडियो बनाओ और वो वीडियो आप देखोगे भी, मतलब इतना आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो खुद का। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सब केस स्टडी सिर्फ एक रेफरेंस के लिए आपको एक बार पढ़नी चाहिए। रेगुलर स्टडी जब आप कर रहे हो तो चलो एक रीड मार लो बस, उससे ऊपर इसका कोई ज्यादा मेरे ख्याल से काम नहीं है। एग्जैक्टली सेम केस स्टडी ऐसे आती नहीं है, ठीक है। तो इसमें एक टॉपिक है रोल ऑफ बोर्ड, वो एग्जैक्ट मतलब वही बातें आपको यहां लिखनी है। ये रहा, ये पूछा हुआ है रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो ये रोल जो है ना, ये सब आपको इसमें लिखना है। क्लियर है क्या? इसमें भी दिखा देता हूं मैं, ये देखो राइट अप, फिर नीचे दिया है देखो कि बोर्ड का क्या काम है, अप्रूव द CSR पॉलिसी, ये वो जो भी पूरा कंपनीज एक्ट में जो भी लिखा हुआ है, और फिर दिया है देखो इंपॉर्टेंट मैटर्स की भी पूरी लिस्ट दी है, और फिर एक केस स्टडी जो उसमें दिया था ये वही पूरा छपा हुआ है। मतलब पूरा थ्योरी ही आपको लिखनी थी, कुछ ऐसा ऊपर का डेटा पढ़ के कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो मतलब जो आप नॉर्मल पढ़ाई करते हो आपको वही पढ़ना है, कुछ अलग से केस स्टडीज का कोई टेंशन कुछ ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर इसमें थर्ड क्वेश्चन है अज्यूम योरसेल्फ एज अ यंग क्वालिफाइड CS इन द कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल टीम लेड बाय मिस्टर प्रत्युष, ठीक है, एक ही केस स्टडी का रेफरेंस है। एंड कंपाइल अ नोट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड बेस्ड ऑन द प्रत्युष ब्रीफिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, ये भी डायरेक्ट शॉर्ट नोट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको बताने हैं, एंड रोल ऑफ CS इन इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, ये भी एग्जैक्टली सब आपके इसमें दिया हुआ है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यही आपको पूरे छापने हैं इसमें। और फिर है रोल ऑफ CS, ठीक है, जो दिया है डब्बे में पूरा दिया ना, रोल ऑफ CS इन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क। तो मतलब कि स्टडी छोड़ ही दो अभी, मतलब दिमाग में मत डालो, सब डायरेक्ट है, सब कंसेप्ट्स हैं, अच्छे से SM की पूरी थ्योरी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फिर वाकई में जो केस स्टडी या कुछ अतरंगी आया था वो मुझे लगता है एक ही क्वेश्चन आया था, आता हूं मैं उस पर भी, ठीक है। इस पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपको पढ़ के लगेगा केस स्टडी है, कुछ भी नहीं है, सब डायरेक्ट क्वेश्चंस है। कामाक्षी इज अ मार्केटिंग मैनेजर at a software company. She is responsible for developing and implementing marketing strategies for the company's product. Kamakshi leads a team of marketing professional, ठीक है। अभी आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको 3 लेवल्स पता है, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल, ये चैप्टर पूरा आपने पढ़ा हुआ है। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज अ फंक्शनल रोल, तो ये फंक्शनल लेवल का क्वेश्चन पूरा पूछा गया है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो दिया है वर्क्स क्लोजली विद द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सेल्स टीम टू एंश्योर दैट द कंपनीज प्रोडक्ट्स आर इफेक्टिवली प्रमोटेड इन द मार्केट. शी ऑल्सो एनालाइजेस मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर फीडबैक टू रिफाइन द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. विच लेवल इज शी वर्किंग एट? फंक्शनल लेवल. फंक्शनल लेवल मार्केटिंग टीम, ठीक है, तो फंक्शनल लेवल पे वो काम कर रही है. डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दिस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन. थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ काम करती है, फिर ये जो भी है 2-3 यही पॉइंट्स आप छाप सकते हो. और एक फंक्शनल लेवल का काम क्या होता है, कुछ जेनेरिक पॉइंट्स भी आपने पढ़े होंगे, इवन आपने डिस्टिंग्विश भी पढ़ा होगा तीनों लेवल्स का, तो उसमें भी आता है कि कॉर्पोरेट लेवल जो डिसाइड करता है उसका इम्पैक्ट बिजनेस लेवल पे होता है,
फिर बिजनेस लेवल पे जो डिसाइड होता है वही काम फंक्शनल लेवल को करना होता है। तो फंक्शनल लेवल को बेसिकली एग्जीक्यूशन का काम आता है, जो भी बिजनेस लेवल पे स्ट्रैटेजी में बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट करना फंक्शनल लेवल पे, ये फंक्शनल लेवल का काम होता है कि उनको बिजनेस गोल्स जो टारगेट्स जो बनाए गए हैं वो अचीव किए जा सकें। ठीक है, तो ये थोड़ा है, इसमें थोड़ा आपको ड्राफ्ट करना है, ये ऐसा प्योर बुक का छापो वाला नहीं है, थोड़ा इसमें आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी में दो तीन पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे, जब मैं भी आपको पढ़ के बताऊंगा इसमें से 2-3 पॉइंट्स आपने फंक्शनल लेवल की थ्योरी में पढ़े जरूर होंगे। ठीक है, तो मैं बताता हूं, देखो तो ये फंक्शनल लेवल पे काम करती है। ठीक है, फिर देखो दिया है फंक्शनल लेवल, फंक्शनल मैनेजर्स ओवरसी द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। एक फंक्शन क्या होता है, एक डिपार्टमेंट है, सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, लीगल। ठीक है, एक एक डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन सच एस। ठीक है, ये सब देखो थेरीज है जो आप लिख रहे हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस। दे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड इंप्लीमेंटिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी कोई आपको यहाँ इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंटिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज विद इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड इंश्योरिंग दैट डेली ऑपरेशंस आर कंडक्टेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये भी आपने देखा होगा कि फंक्शनल हेड्स का क्या काम है, डे टू डे ऑपरेशंस देखना। फिर देखो मार्केटिंग के लिए दिया है, जो क्वेश्चन से थोड़ा सा टिप सकते हो आप। इन कामाक्षी's केस एज अ मार्केटिंग मैनेजर हर रोल इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। दिस इंक्लूड्स लीडिंग अ टीम ऑफ मार्केट प्रोफेशनल्स, कोलैबोरेटिंग विद द टीम। ठीक है, पूरा छापा हुआ है, तो ये सही किया है, तो ये पूरा वही छापा हुआ है। फिर है functional strategy relates to a single functional operation and activities involved therein. Decision at this level within the organization often described as tactical. ये भी आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि जो फंक्शनल लेवल के डिसीजंस है वो टेक्टिकल इन नेचर माने जाते हैं। सच डिसीजंस आर गाइडेड एंड कंस्ट्रेंट्स बाय सम ओवरऑल स्ट्रेटेजिक, यानी जो कॉर्पोरेट में डिसाइड हुआ है लेवल पे वो लिमिटेशन हो जाता है बिजनेस के लिए, जो बिजनेस लेवल पे डिसाइड हुआ है और कॉर्पोरेट, ये दोनों फिर एक स्कोप डिसाइड कर लेते हैं, इसके बाहर फिर आप कुछ नहीं कर सकते, तो वो सब दिया हुआ है। सच डिसीजंस आर गाइडेड एंड कंस्ट्रेंड बाय सम ओवरऑल स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस। फंक्शनल स्ट्रेटजी डील्स विद relatively restricted plan, providing the objective for specific function, allocation of resources for that specific function, coordination between them for optimal contribution to the achievement। ये सब थोड़ा बहुत आई थिंक थ्योरी में कहीं ना कहीं आता है। Functional managers like Kamakshi play a crucial role in organization by bridging the gap between corporate and daily operations। ठीक है, तो ये सब आप लिख सकते हो, 4-5 पॉइंट आई थिंक लिखे जा सकते हैं। जैसे ये ऊपर का एक था कि फंक्शनल क्या क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर ऊपर के जो क्वेश्चन से हमने 2-3 कामाक्षी के इसमें बारे में लिखे, और कुछ जो डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले टेबल में आप पढ़ते हो ना, वो वाले पॉइंट्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था केस स्टडी टाइप, थोड़ा सा ट्रिकी था। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है बी, यू आर अ कंसल्टेंट एडवाइजिंग अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एम्बार्किंग ऑन अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। कंपनीज लीडरशिप इज कंसर्न अबाउट मैनेजिंग द चेंज इफेक्टिवली, using the best practices for managing change in a small and medium sized business, outline a strategy to help company navigate this transformational successfully। काफी लोग तो हैंग हो गए होंगे कि यार इसमें करना क्या है, तो साफ साफ 2 बार चीजें रिपीट हुई हैं इसमें। मैनेजिंग द चेंज, चेंज मैनेजमेंट के लिए आपको स्ट्रैटेजी बतानी है, तो चेंज मैनेजमेंट इश्यूज आप पढ़ चुके हो, वो आपको यहां पे लिखने हैं कि चेंज मैनेजमेंट करते समय क्या क्या इश्यूज होते हैं, और फिर उस पे उसको यूज करके स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो आपने पढ़ा है कमिटमेंट, एजुकेशन, कोवर्शन, ऐसे 4-5 आई थिंक आपने पढ़े हैं, तो वही सब यहां पे आपको चेंज मैनेजमेंट इश्यूज को बताना है। ठीक है, तो ये भी पूरी थ्योरी है, ये देखो पूरी सेम है। टू हेल्प द स्मॉल, सिर्फ ऊपर की लाइन क्वेश्चन से ली गई है। टू हेल्प द स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नेविगेट्स इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली, इट इज रिकमेंडेड टू अडॉप्ट द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजीज क्या है भाई, सारे के सारे इश्यूज हैं। ठीक है, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन, कमिटमेंट, लीडरशिप, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कोवर्शन। ठीक है, यही सारे पॉइंट्स हैं, एज इट इज आपको लिखने हैं। क्लियर है। फिर ये थर्ड है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। माइकल पॉटर हैज सजेस्टेड 3 जेनरिक स्ट्रैटेजीज। पहला है
एक्सप्लेन बेसिक ऑब्जेक्टिव टू फॉलो अ जेनरिक स्ट्रैटेजी, कि जेनरिक स्ट्रैटेजी क्यों फॉलो करनी चाहिए, ये थोड़ा है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है, ये भी थोड़ा ट्रिकी है। जैसे पहला दिया है, बेल कंप्यूटर हैज डिसाइडेड टू रिलाई एक्सक्लूसिवली ऑन डायरेक्ट मार्केटिंग। अब ये एक्सक्लूसिवली वर्ड पढ़ के फोकस स्ट्रैटेजी आपको लगेगी, पर ऐसा है नहीं। कि फोकस स्ट्रैटेजीज नॉर्मली क्या होती है, जो आउटपुट से रिलेटेड होती है, कि आप कुछ ही कस्टमर्स पे को टारगेट कर रहे हो, कुछ ही प्रोडक्ट्स ये कर रहे हो, मतलब आउटपुट को अगर आप फिल्टर कर रहे हो तो वो फोकस स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप तरीका सिर्फ बदल रहे हो, डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, एक माध्यम है, वो आउटपुट की बात नहीं कर रहा है, वो तरीके की बात कर रहा है। तो अगर आप तरीके बदल रहे हो तो आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये एक डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी है। फिर है, आवर बेसिक स्ट्रैटेजी वाज टू चार्ज अ प्राइस सो लो, प्राइस सो लो, इससे ये आंसर आ जाना चाहिए कि ये कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी की बात कर रहा है। और फिर है DN TV, अ टीवी चैनल इज आइडेंटिफाइड प्रॉफिटेबल ऑडियंस, ठीक है, ये भी वर्ड से आपको ख्याल में आ जाना चाहिए। आइडेंटिफाइड अ प्रॉफिटेबल टारगेट नीश ऑडियंस इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो ये फोकस स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो सिंपल है, मतलब जो सेकंड के जो सेकंड थर्ड है वो तो इजी थे, सेकंड पार्ट का जो पहला था वो थोड़ा मुझे भी कंफ्यूज हुआ, तो आपको भी हो सकता है। चलो फिर है डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिक्स सिग्मा BPR का भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये एक वाकई में एक ही क्वेश्चन था जो वाकई में बिल्कुल मतलब बोलती बंद कर दे, ऐसा ये क्वेश्चन आ चुका है, एक ही आया है और ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। डिस्क्राइब एनी 3 एनवायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, 3 पूछे हैं, थोड़ा अच्छी बात है। तीनों में 3 एनवायरमेंटल चेंजेस आपको बताने, डेट यू एक्सपेक्ट टू हैव मेजर इंपैक्ट ऑन द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। तो ये बहुत ही ऐसी चीज है जिसके लिए आपने प्रिपेयर नहीं किया होगा और एग्जाम सिचुएशन में इतना दिमाग काम नहीं करता। तो अगर ऐसा फिर से आया तो क्या करेंगे, वो उस पर मैं अभी बात करने वाला हूं कि इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी हैं, आप थोड़ी याद कर पाओगे, इंडस्ट्रीज सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये मत सोचना कि सबके बारे में मैं मस्त पढ़ूंगा याद करके जाऊंगा। इसमें आपको पता ही है कि एनवायरमेंट चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होते हैं और मैक्रो सबके लिए कॉमन होते हैं। तो मैक्रो फैक्टर्स मैं कहूंगा 3 4 5 मैक्रो फैक्टर्स आप याद करके जाओ, जो आप हर इंडस्ट्री के लिए लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैक्रो फैक्टर्स में क्या होता है कि भाई इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, टैक्स पॉलिसी होती है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो ऐसे आप कुछ पॉइंट्स मैक्रो फैक्टर्स मुझे लगता है लिख सकते हो, ठीक है। तो वो सारे इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, आप निकाल सकते हो कि कौन कौन से देखो मैक्रो फैक्टर्स हैं। देखो चेंजेस इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, FDI पॉलिसी, FDI भी हर सेक्टर में अलाउड है तो वो भी आप लिख सकते हो। फिर आपका ये भी कॉमन है, देखो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट सब दिया हुआ है, चेंज इन एम्प्लॉयमेंट और लेबर लॉस, चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ, ठीक है। तो 3 ही पूछे थे, तो 3 आप कोई भी जो मैक्रो फैक्टर्स है वो निकाल सकते हो। ऑटोमोबाइल में भी देखो पॉपुलेशन दिया है, देखो पॉपुलेशन, एज मिक्स, चेंजेस इन इनकम लेवल, चेंजेस इन इंपोर्ट एंड एक्साइज ड्यूटीज, यानी वही चेंज इन टैक्सेस, FDI, गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है, सब देखो है इसमें। तो सब में मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट पॉलिसी आप लिख सकते हो, फिर आपका इन्फ्लेशन या इंटरेस्ट रेट चेंजेस वो लिख सकते हो, FDI भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जनरलाइज चीज़ें आप कर सकते हो, और आपका अगर आपका दिमाग चल रहा है या आपको थोड़ा बहुत पता है कोई इंडस्ट्री के बारे में तो वो भी आप लिख सकते हो, एक आध पॉइंट खुद का भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छा तगड़ा क्वेश्चन था, पर ये ऑप्शन में था, मतलब अगर आप क्वेश्चन 2 सॉल्व कर रहे हो तो 2A आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, मतलब समझ रहे हो, दोनों में मतलब एक एक क्वेश्चन भारी था, फंक्शनल लेवल वाला थोड़ा इसमें भारी था और इसमें ये वाला जो है एनवायरमेंटल चेंजेस ये थोड़ा भारी था, दोनों में एक एक भारी आया है। फिर ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, लीडरशिप रोल, जो हम अलग अलग रोल्स हैं लीडरशिप में, नेविगेटर, फिर आपका क्या क्या था, नेविगेटर,
9 टोटल ऐसे रोल्स होते हैं ना, आपको याद होगा, तो वो सारे रोल्स आपको यहाँ पे बताने हैं, लीडरशिप रोल्स, ठीक है। एंटरप्रेन्योर, फिर क्या क्या है देखो, हाँ, स्ट्रैटेजिस्ट, एंटरप्रेन्योर, मोबिलाइजर, टैलेंट एडवोकेट, कैप्टिवेटर, ग्लोबल थिंकर, चेंज ड्राइवर, एंटरप्राइज गार्डियन, तो ये सारे लीडरशिप रोल हो सकते हैं, निभाने पड़ते हैं, वो आपको पूछा गया है। और फिर है स्वट एनालिसिस, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, स्वट का पर्पस क्या है और स्वट की नीड क्या है, इसका पूरा एक पैराग्राफ ही है थ्योरी में, वो आपको लिखना था। और स्वट क्या होता है वो आपको पता नहीं है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स क्या होते हैं आप लिख ही सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल SMCF का पेपर था, ठीक ठाक था, बहुत टफ तो नहीं कहूँगा पर इजी भी नहीं था, मतलब पासिंग एटलीस्ट मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल काफ़ी इजी थे, और कॉर्पोरेट फाइनेंस के और भी क्वेश्चन कुछ कुछ काफ़ी इजी थे, इसमें भी मुझे लगता है सब डायरेक्ट ही था, तो 45 मार्क्स तो ला सकते हैं, मतलब 45 to 50 मार्क्स आई थिंक स्कोर आराम से हो सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। जो भी रेलिवेंट लिंक्स हैं वीडियोस के, नोट्स के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।